अच्छा, तो सेक्शन 1 आप देख लें। सिलेबस इसका लेंथी है। सिलेबस को देख के लगता है कि 200 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन 100 मार्क्स का पेपर है ये। हर एक सेक्शन में 25 मार्क्स का सेक्शन है इसका, एक एक। और हर एक क्वेश्चन में से दो हर एक सेक्शन में से दो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और उन दो क्वेश्चंस में आपने एक करना है। तो ये जो पेपर है क्रिमिनोलॉजी का, ये बाकी पेपर पेपर के बनिस्बत थोड़ा सा इसका चेंज है। मतलब बाकियों में वो आपको टोटल 7 क्वेश्चंस दे देते हैं और उसमें से फिर आपके पास चॉइस होती है। इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको सेक्शन 1 का बता दूं। ये लास्ट 8 इयर्स के क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन 1 में से आप देख लें। ये इस तरह का पेपर आपके पास आएगा कि सेक्शन 1 में इन्होंने आपको दो क्वेश्चंस दिए होंगे और आपके पास बस एक ही क्वेश्चन की चॉइस है, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन 1 आपको अच्छी तरह से आता है तो बड़े जनरल क्वेश्चंस होते हैं। और एक दफा आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से गो थ्रू कर दो, फिर क्रिमिनोलॉजी आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो पेपर इसका इस तरह से आता है। यानी कोई भी सेक्शन क्रिमिनोलॉजी में आप चॉइस पे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। किसी सेक्शन को चॉइस पे छोड़ने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा 25 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ चुके हो, ठीक है। स्टार्ट में उसी तरह से 20 मार्क्स का आता है, इसमें से एमसीक्यूज और बाकी वो क्वेश्चंस होते हैं 20-20 मार्क्स के। तो आप किसी सेक्शन को चॉइस पे छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपने पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। आपने हर एक सेक्शन, 4 सेक्शन है टोटल, आपने 4 के 4 करने हैं। सेक्शन 1 पे आ जाए। इसमें बहुत बेसिक सी चीजें हैं। क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्राइम किसको कहते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है, क्रिमिनलिटी क्या होती है, फिर इसकी स्कोप। अच्छा, स्कोप में जो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं ना पिछले 8 सालों में, वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो ज्यादा पूछते हैं। वो आपसे जनरल स्कोप नहीं पूछते क्रिमिनोलॉजी का, वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछते हैं। और हम भी फिर उनको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में करवाएंगे, ठीक है। कि पाकिस्तान में क्रिमिनोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और पाकिस्तान की सोसाइटी में ज़रूरत है भी इसकी कि नहीं, ये जो सब्जेक्ट्स आ चुका है तो हमने अब तक क्या देखा। और खतीजा स्टार्ट से बताऊं। खतीजा, लेक्चर हमने अभी स्टार्ट किए। इससे पहले तक मैंने सिर्फ सेशन के फीचर्स के बारे में बताया कि इस सेशन में क्या क्या होगा। तो आप में से जो स्टूडेंट्स पहले से मौजूद थे वो इनको चैट में लिख दें, ठीक है। 1 मंथ का सेशन है और उसमें हम पूरा क्रिमिनोलॉजी खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जो 2024 के लिए दे रहे हैं उनको तो खैर मैं उनके पेपर तक इंशाल्लाह गाइड करूंगी। और जो 2025 में दे रहे हैं वो भी, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। चाहे आप इस साल का पेपर दे रहे हो या आप 2025 में भी अटेम्प्ट कर रहे हो, सिलेबस वही है। बस आपकी बेस बन जानी चाहिए। एक दफा आपकी बेस बन गई, आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया सिलेबस, इसके बाद आपको कभी भी कोई सेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका पहला और आखिरी सेशन होगा। इसके बाद सिर्फ आपने रिवीजन करनी है। इसके बाद सिर्फ आपने जो लेटेस्ट केस स्टडीज होंगे, जो भी आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे ना, वो मैं आपको खुद सिखाऊंगी कि आपने केस स्टडीज को कैसे करना है। मेरे साथ जो जेंडर के स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ भी मैं ऐसे ही करती थी कि जो न्यूज़ में उन्होंने सुना होता था वो मेरे साथ डिस्कस करते थे, मैं उनको बताती थी। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स इकट्ठी हो जाती थी। और यही एग्जांपल्स, यही केस स्टडीज असल में वो प्लस पॉइंट है जो आपको 70-80 मार्क्स की रेंज में पहुंचाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट केस स्टडी एग्जांपल्स नहीं कोट करता, वो देखती भी नहीं है। और ये चीज़ें मार्केट में गाइड्स के अंदर ये चीज़ें कभी भी नहीं होती। वही गूगल की सारी कॉपी पेस्ट चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे केस स्टडीज वगैरह नहीं होती, ठीक है। अब आप में से जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि केस स्टडी मैडम किसको कह रही हैं, लेट सपोज जैसे हम कहते हैं ना, नूर मुकद्दम रेप केस पाकिस्तान के अंदर हुआ था, उसको फिर हम क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरशद शरीफ जो जर्नलिस्ट थे, कैसे उनका कत्ल हुआ, ये भी एक क्राइम के हवाले से अगर हम इसको देख लें। और फिर हम उसमें देखते हैं कि पॉलिसीज पाकिस्तान की क्या है। अब ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है या हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली आपने इतनी ज्यादा रियलिटी पेपर में नहीं शो करनी होती। तो आपने थोड़ा सेफ साइड पे जाना होता है, डिप्लोमेटिकली आंसर्स देने होते हैं। तो इस तरह की केस स्टडीज जो पाकिस्तान के अंदर मोटरवे केस जो हुआ था, मोटरवे रेप केस हुआ था, बाकी अभी ये जितना कुछ पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसके हवाले से जो भी हमें केस स्टडीज मिलती हैं उनको हमने स्टडी करना है क्रिमिनोलॉजिकल
पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और फिर हम उनको क्रिमिनोलॉजी में भी आप कोट कर सकते हो, आप उनको जेंडर में भी कर सकते हो, बाकी जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है या इस तरह की कोई रेलिवेंट टॉपिक आ जाए तो आप उसमें आराम से इन केस स्टडीज को कोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 1 देख लें, 25 मार्क्स का है। इसमें 5 मार्क्स के आपके MCQs होंगे, वो भी आसान आते हैं, इतने टफ नहीं होते। और 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, वो मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरह से 2 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने एक क्वेश्चन करना होता है। सेक्शन 1 आसान भी बहुत है, लेकिन बेसिक है ये। अब इसके अंदर ये है कि आपने पहले क्राइम को समझना है, क्रिमिनोलॉजी को समझना है, और हमने ज़्यादा फोकस रखना है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में। ठीक है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ क्रिमिनल टाइप्स हैं, वो भी आ चुकी हैं यहाँ पे। इस डॉक्यूमेंट, ये जो आपको PDF नजर आ रहा है, ये सिर्फ आपका सेक्शन 1 है। ठीक है। और PDF की लेंथ पे ना जाएं कि 57 पेजेस हैं, ये पूरा PDF मैं आपको करवाऊंगी, और बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें इसमें बार बार रिपीट होती है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। हमेशा थीरी से रिलेटेड कोई एक ना एक क्वेश्चन उन्होंने दिया होता है। सोशल थीरीज क्या है, साइकोलॉजिकल थीरीज क्या है, बायोलॉजिकल थीरीज क्या है। ठीक है। तो हम इन थीरीज को पढ़ेंगे बहुत इजी वे में। फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, डेविएंस का और क्राइम का, ये आपका इस्लामियात के अंदर भी कवर हो जाता है, यहाँ से कवर करें तो वहां वाला कवर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आपके सेक्शन 1 में। और लास्ट 8 ईयर्स के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो इस PDF में एंड में मैंने आपको दिए हुए हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें ज्यादातर क्या पूछते हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसका जो पर्सपेक्टिव है ना, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, वो उससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन मस्ट हर साल आता है। ठीक है। अच्छा, तो क्रिमिनोलॉजी पे आते हैं। क्रिमिनोलॉजी किसको कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या होता है, क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर, ये थोड़े से बेसिक टर्म्स हैं। अच्छा, पहले अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, आप में से कोई है जो स्क्रीन के उससे हट के, स्क्रीन को ना देखें, आप अपने वर्ड्स में थोड़ा सा मुझे बताएं, आपको क्या लगता है क्रिमिनोलॉजी कैसी फील्ड है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कोई है आप में से? ठीक है हसन, वेरी गुड। आप लोग अपने माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करके और मुझे आंसर करें। वेरी गुड अक्सा। और फिर वो क्या क्या चीजें हैं जिनको हम देखते हैं? अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है तो थोड़ा सा तो माइंड के अंदर कुछ होगा ना। मतलब अच्छी बात है कि सिर्फ आप उसको देखें, ट्रेंड को देखें कि किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी तो कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना आप सबका। फैसल, आप बताएं। पॉलिसी मेकिंग, वेल डन। हाँ, पॉलिसी मेकिंग भी हम करते हैं, क्राइम के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिसी मेकिंग, क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में। ठीक है हसन। अक्सर और हसन के अलावा बाकी? वेल डन। रिहेबिलिटेशन भी इसके अंदर आता है। और अब्दुल्ला, अतिया, फैसल, खतीजा, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इलियास, नवाब, नूर, नाज, बताएं ना आप लोग। अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है क्रिमिनोलॉजी कैसा, मतलब इसके अंदर क्या होगा, क्रिमिनोलॉजी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, ये जो एक वर्ड है इससे आपके जहन में क्या आता है? हाउ टू स्टॉप क्राइम, वेरी गुड। हाँ, मेन स्कोप जब हम पढ़ते हैं ना तो मेन फोकस हमारा यही होता है कि हम क्राइम को कैसे स्टॉप करें। जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, वेरी गुड। अच्छा जी, हम क्रिमिनोलॉजी को जब डिफाइन करते हैं ना तो वैसे तो हम कहते हैं ना कि ये वो फील्ड है जो हमें क्राइम से बचाता है या हमारी हेल्प करता है, रूल्स, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाँ बिल्कुल। मतलब इन सब का निचोड़, ये जो आप लोगों ने जितने भी आंसर दिए हैं, नेचर ऑफ क्राइम, इन सब का निचोड़ है। इसका मतलब है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड हुआ,
क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्राइम को भी पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम क्राइम, मुख्तलिफ टाइप्स है ना क्राइम की भी। अब अगर एक क्रिमिनल है और एक बच्चा क्रिमिनल है ना, जो 17-18 साल से कम उम्र का हो, तो उसको हम क्रिमिनल नहीं बोलते, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंसी। फिर इन क्राइम्स को बचाने के लिए भी हमने एक सिस्टम बनाना पड़ता है, उसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं, वो भी हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ना है कि असल में क्राइम की रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज का इलाज करना है तो पहले तो आपको उसकी रीजंस पता हो कि हो किस वजह से रहा है। तो हमने कॉजेस भी पढ़नी होंगी। फिर हम बचाना उसको क्यों चाहते हैं, हमने क्राइम को क्यों खत्म करना है। डेफिनेटली हमारा सोशल सिस्टम खराब होता है, हमारी सोसाइटी में बिगाड़ आता है इसकी वजह से, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। तो हमें वो भी पता होने चाहिए कि किस माशरे में क्राइम के ज्यादा होने की वजह से, जैसे पाकिस्तान की हम एग्जांपल लेना, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ जगह तो बिल्कुल उनके अंदर क्राइम नहीं है, तो हम देखते हैं कि बड़ा सोशली ऑर्डर्ड सोसाइटीज होती हैं, सोशली स्टेबल सोसाइटी है। फिर कुछ जगहों के बारे में हम कहते हैं वहां पे तो बहुत क्राइम है। जैसे हम कहते हैं ना कराची, फिर कराची के अंदर लियारी की एग्जांपल हम लेते हैं कि वहां पे तो भत्ताखोरी बहुत है और वहां पे तो टारगेट किलिंग बहुत है। फिर हम इसी तरह से केपी में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि हम वहां पे कहते हैं कि उधर पे सोशल ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हम पढ़ते हैं, हमने इसके कॉजेस को भी देखना होता है। आप किसी चीज के बचाव के लिए उस वक्त तक आप किसी, हम कहते हैं ना, आप उस वक्त तक किसी मर्ज का इलाज नहीं कर सकते हो जब तक आपको एग्जैक्ट उसका ओरिजिन ना पता हो कि बॉडी के अंदर किस जगह पे और किस वजह से वो मर्ज फैला है। तो क्राइम भी एक सोशल मर्ज है, ठीक है, एक माशरती बीमारी है। और क्राइम ये क्या होता है, क्राइम बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा एक्ट जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी खराब हो रही है, सोशल स्टेबिलिटी खराब हो रही है, आपका कल्चर इफेक्ट हो रहा है, आपका बाकी सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं, वो क्राइम है। वो कुछ भी हो सकता है। क्राइम का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने किसी को गोली मार दी तो वो क्राइम है, इसके अलावा आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो बस वो, उससे तो कुछ भी नहीं होता, उससे सोशल ऑर्डर नहीं खराब हो रहा। डेफिनेटली वो भी एक क्राइम है, ठीक है। तो क्राइम के अंदर हमारे माइंड में आता है कि बहुत वो बड़े बड़े जराइम, किसी को कत्ल करना, किडनैप करना, या ये सारी चीजें क्राइम में आती है। हर आपका बिहेवियर भी आता है, आपका एक क्रिमिनल बिहेवियर भी होता है ना, या किसी को धमकी देना, डराना, मारपीट, गाली गलौज, ये सब आपका माशरती निज़ाम बर्बाद करते हैं। और इसी चीज को हम सोशल स्टेबिलिटी, इस्लाम में भी हम इसी चीज को पढ़ते हैं। तो पहले तो ये सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी जो है ना, ये आपकी हेल्प करता है क्राइम को अंडरस्टैंड करने में, कि आपके माशरे में बिगाड़ किस वजह से हो रहा है, उसके कॉजेस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, आप कैसे रोक सकते हो। क्योंकि एक चीज आप अपने माइंड में बिठा दे कि इवन अगर सिर्फ मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल भी दूं, तो पाकिस्तान के हर एक शहर पे एक जैसी पॉलिसीज नहीं अप्लाई होती। ऐसा नहीं है कि आप बाहर के मुल्कों की क्राइम प्रिवेंशन पॉलिसीज फोटोकॉपी करके अपने मुल्क में लागू करना चाहें तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा सोशल ऑर्डर अलग है, उनका अलग है। बेसिक हम कहते हैं कि क्राइम प्रिवेंशन पॉलिसी जो बहुत बेसिक पॉलिसीज है वो हर जगह सेम है, लेकिन डेफिनेटली आपने अगर क्राइम को प्रिवेंट करना है तो जहाँ पे हर जगह पे मुख्तलिफ तरह का क्राइम होता है, आपने उसी के अकॉर्डिंग वहां पे उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज लेकर आनी है। इन चीजों में मदद आपकी क्या कौन करता है, ये क्रिमिनोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, कि आप एक्सप्लोर करो कौन से एरिया में ज्यादा क्राइम है और फिर आप किन पॉलिसीज के जरिए उनको कंट्रोल कर सकते हो। आपका पुलिस सिस्टम कैसे होनी चाहिए, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे होना चाहिए। फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमारी 60% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूथ है। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है उतनी जुवेनाइल डिलिक्वेंसी ज्यादा है, मतलब जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना इसमें, उन बच्चों को फिर हम जुवेनाइल डिलिक्वेंसी कहते हैं, हम उनको ये नहीं कहते कि वो क्रिमिनल्स है, ठीक है। यानी क्रिमिनोलॉजी ने थोड़ा सा ना डिस्टिंग्विश कर दिया है एडल्ट क्रिमिनल को, जो बच्चे क्राइम करते हैं, उनसे। तो ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है, एक डिसिप्लिन होगा तब आपके पास पॉलिसीज भी होंगी, तब आपके पास प्रोफेशनल्स आएंगे, क्रिमिनोलॉजिस्ट आएंगे। अगर एक डिसिप्लिन है तो क्रिमिनोलॉजिस्ट है, फिर वो आपकी क्राइम की प्रिवेंशन में हेल्प करेंगे। अगर एक डिसिप्लिन ही नहीं बना तो डेफिनेटली उसके वो भी नहीं आएंगे, स्पेशलिस्ट भी नहीं आएंगे, और फिर आप ये सब नहीं कर सकते। अच्छा, ये टाइम खत्म हो गया, इसी लिंक पे फिर आप लोग वापस आ जाएं, ठीक है। या मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर कर